हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बीएड का सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसका हम टॉपिक कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द टुडेज टॉपिक। Okay, in this presentation, I will talk about 4 important educational thinkers, Sri Aurobindo, J. Krishnamurti, Paulo Freire and Ivan Illich. ये thinkers हमें बताते हैं कि education सिर्फ knowledge देने के लिए नहीं होती, but it should also help students grow personally, think freely and understand real life. आज हम शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझेंगे कि इनके आइडियाज मॉडर्न और कॉन्टेम्प्ररी एजुकेशन को कैसे शेप करते हैं, यानी आज के स्कूल्स, टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम वैल्यूज पर इनका क्या इम्पैक्ट है। I hope this presentation will give you a clear understanding of the philosophy and its practical implications. तो सबसे पहले आती है हमारी ये श्री औरोबिंदो एजुकेशनल फिलोसफी। लेट्स बिगिन। तो इनके क्या क्या मेन आइडियाज थे, तो वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्री औरोबिंदो बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड स्पिरिट। मतलब क्या है इसका? औरोबिंदो के हिसाब से एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, एजुकेशन को बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, जैसे कि बॉडी, माइंड, इमोशन, स्पिरिट। मतलब क्या क्या है इनका? बॉडी मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ हो गई, ये सब बॉडी में आते हैं। माइंड मतलब थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। इमोशन मतलब फीलिंग, सेल्फ कंट्रोल, ये सब भी डेवलप होना चाहिए। और साथ साथ में बच्चे की स्पिरिट मतलब कि इनर वैल्यूज, उसका पर्पस, पर्पस ऑफ ग्रोइंग अप, पर्पस ऑफ एनीथिंग, तो और उसकी कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें इंक्लूड करी है श्री औरबिंदो ने। उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई किताबी कीड़ा नहीं बनना है, ये सारी चीजें भी डेवलप होनी चाहिए। उनका कहना था कि पूरा चाइल्ड ग्रो होना चाहिए, नॉट जस्ट एकेडमिकली। He said that every child has a divine potential inside and the aim of education is to help the child discover the potential. डिवाइन पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चे के अंदर एक स्पेशल टैलेंट या शक्ति होती है जो नेचुरल होती है। औरोबिंदो के हिसाब से टीचर का काम बच्चे को फोर्स करना नहीं, बल्कि उसकी इनर एबिलिटी को डिस्कवर करने में हेल्प करना है। थर्ड पॉइंट है, ही सपोर्टेड इंटीग्रल एजुकेशन विच मींस डेवलपिंग फिजिकल, मेंटल, मोरल, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टुगेदर। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब क्या है? अब यहाँ पर इंटीग्रल एजुकेशन होती है पूरी तरीके से बैलेंस एजुकेशन। इसमें 5 पार्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, मेंटल, मोरल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब इनका मतलब क्या है? फिजिकल अभी मैंने बताया था, जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था, लाइक बॉडी, बॉडी हेल्थ, एक्टिविटीज, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी? फिजिकल में आएगी। मेंटल, मेंटल अगेन वही माइंड से रिलेटेड, थिंकिंग हो गया, नॉलेज हो गया, मेमोरी हो गया, वो सब मेंटल में होता है। मोरल, मोरल मतलब राइट रॉन्ग, सही गलत पहचानना, ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर, ये सारी चीजें उसके मॉरल एस्पेक्ट में जुड़ेगी। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी, ये सारे एस्थेटिक होते हैं। एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टुगेदर मतलब कि इनर पीस। स्पिरिचुअल दैट मीन्स इनर पीस, वैल्यूज, पर्पस, ये सारे स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब एजुकेशन अलग अलग नहीं है, एक साथ सब एरियाज को डेवलप करता है। कौन से एरियाज को? ये जो मैंने 5 एरियाज बताए हैं, फिजिकल, मेंटल, मोरल, एस्थेटिक, एक्चुअली मैंने नहीं बताए हैं, औरोबिंदो ने बताए हैं। तो इन 5 एस्पेक्ट्स को जोड़कर ही एजुकेशन बनता है, एजुकेशन डेवलप करता है इन चीजों को। ही बिलीव लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, नेचुरल एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होता है टीचिंग बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और स्पीड के हिसाब से होना चाहिए, ना कि ऐसे उसको लेकर बस उसको प्रेशराइज किया जाए कि पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसकी नीड के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को करना है। नेचुरल, लर्निंग को फोर्स नहीं करना है, बच्चा नेचुरली एक्सप्लोर, जितना एक्सप्लोर कर पाएगा उतना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, एज कम्पेयर टू आप उसको फोर्स करोगे कि आपको ये करना ही करना है। कनेक्टेड टू रियल लाइफ, जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ में यूजफुल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घिसा पिटा जो किसी ने बता दिया वही पढ़े जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीकेशंस फॉर कंटेम्प्ररी एजुकेशन। कंटेम्प्ररी एजुकेशन मतलब समझ गए होगे आप लोग,
कि मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन बोला गया, आज के एजुकेशन को, आज जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है स्कूल्स में उसको हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन बोलते हैं। अब जो हमें श्री अरबिंदो ने जो जो पॉइंट्स बताए हैं, जो जो आइडियाज बताए हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करें हमारी एजुकेशन पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, schools should focus on the holistic development of student, not only on marks. That means holistic development होता है पूरा पूरा all over the growth, body, mind, behavior, ये सारा जो डेवलपमेंट है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है। तो स्कूल को सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस ना करके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है, करिकुलम शुड इंक्लूड योगा, आर्ट, क्रिएटिविटी, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल अलोंग विद एकेडमिक्स। करिकुलम मतलब होता है जो आज के टाइम पे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो सारा करिकुलम में आता है। तो स्कूल्स को करिकुलम के अलावा इन सब चीजों को भी ऐड करना चाहिए, जैसे योगा हो गया, आर्ट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, वैल्यूज हो गया, इन सब चीजों को भी करिकुलम के साथ इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर शुड एक्ट एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर इंस्टेड ऑफ कंट्रोलर। गाइड कौन होते हैं? जो डायरेक्शन देते हैं। और फैसिलिटेटर कौन होते हैं? जो लर्निंग को इजी बनाते हैं। तो टीचर्स को कैसा होना चाहिए? टीचर्स को बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एजुकेशन शुड एनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन, इनर पीस एंड इमोशनल बैलेंस। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, इनर पीस मतलब माइंड को काम रखना, एंड इमोशनल बैलेंस मतलब इमोशन को सही हैंडल करना। मतलब एजुकेशन बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है। तो ये सारी चीजें आपको स्कूल्स में जब आप एड ऑन करोगे, ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे, तभी वो बेटर बन पाएगी। औरबिंदो के हिसाब से ये सारी चीजें आपको ऐड करवानी चाहिए। तो श्री औरबिंदो की फिलोसफी तो हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट फिलोसफी आती है जे कृष्णमूर्ति's एजुकेशनल फिलोसफी। आइए देखते हैं इन्होंने एजुकेशन को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। अच्छा, what are the main ideas given by Krishnamurti? अब कृष्णमूर्ति बिलीव दैट एजुकेशन मस्ट ब्रिंग इनर फ्रीडम। इसका क्या मतलब होता है इनर फ्रीडम का? अंदर की आजादी, मतलब माइंड फ्री हो फियर से, प्रेशर से और कंडीशनिंग से। उनके हिसाब से रियल एजुकेशन वो है जो माइंड को फ्री और ओपन बनाए। He said that fear, comparison, competition and pressure destroy real learning. इसका क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग जब बच्चा इन चीजों से डोमिनेटेड होता है, किन चीजों से? कंपैरिजन हो गया, फियर हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रेशर हो गया, तो वो ट्रू लर्निंग नहीं कर पाता। लर्निंग नेचुरल होती है जब माइंड रिलैक्स और क्यूरियस हो। वरना वो मतलब कि रट्टा लगाएगा और तो क्या ही करेगा, मतलब कि वो खुद से नहीं पढ़ेगा उस चीज को, रियल लर्निंग नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, अंडरस्टैंडिंग, नॉट थ्रू मेमोराइजिंग। इसका क्या मतलब है? कि स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके पढ़ना चाहिए, इंक्वायरी मतलब क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए, समझना चाहिए टॉपिक को, ना कि रट्टा लगाना चाहिए। ही प्रमोटेड सेल्फ अवेयरनेस, मीनिंग स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड देयर ओन थॉट एंड इमोशन। कृष्णमूर्ति के हिसाब से जब स्टूडेंट अपने इमोशंस को समझता है तभी वो बैलेंस और मैच्योर बनता है। ही रिजेक्टेड रोट लर्निंग एंड सेड एजुकेशन शुड हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड, पीसफुल एंड सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। उनके हिसाब से उन्होंने रोट लर्निंग को रिजेक्ट किया। रोट लर्निंग क्या होता है? रट्टा लगाना। उसको रिजेक्ट किया और कहा एजुकेशन एक इस तरीके की होनी चाहिए जिससे जो स्टूडेंट है वो एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बने, इंटीग्रेटेड एंड पीसफुल। पीसफुल मतलब जिसके अंदर शांति हो, जो बैलेंस हो, जो कंप्लीटली, जो एक पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी बनाता हो, जो दूसरों के इमोशंस को समझता हो, एक इस टाइप का ह्यूमन बीइंग बने, ना कि सिर्फ एक स्टूडेंट बन के रह जाए। नाउ, आज के टाइम की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और स्कूल्स को कैसे वर्क करना चाहिए, ये कृष्णमूर्ति की जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग कैसे हम चेंजेस लेकर आए, कैसे हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन मतलब आज के टाइम की जो एजुकेशन है उसको उसके अंदर ये अप्लाई करें, उनके आइडियाज को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्कूल्स शुड क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट विदाउट फियर एंड अननेसेसरी कंपैरिजन। स्कूल्स को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जहां स्टूडेंट को फियर या प्रेशर फील ना हो। कंपैरिजन भी अवॉइड होना चाहिए ताकि बच्चे अपने पेस पर लर्न कर सके। इसका मेन आइडिया क्या है? लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब इन्वायरमेंट पॉजिटिव और सेफ हो। नेक्स्ट है, क्लासरूम टीचिंग शुड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। मतलब क्या है इसका? क्लासरूम में सिर्फ रोड लर्निंग नहीं होना चाहिए। टीचर्स को स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने देना चाहिए, सोचने देना चाहिए, एक्सप्लोर करने देना चाहिए। बच्चे इंडिपेंडेंट थिंकर बन सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। इमोशनल एजुकेशन एंड माइंडफुलनेस कैन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर।
इसका क्या मतलब होता है, आज के टाइम में स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बट इमोशंस भी हैंडल करना सीखते हैं। माइंडफुलनेस एक्टिविटी उन्हें अपनी फीलिंग समझने में हेल्प करती है, जिसके वजह से स्टूडेंट मेंटली स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बनते हैं। Assessment should focus on learning progress rather than only मार्क्स। असेसमेंट का फोकस सिर्फ मार्क्स या एग्जाम पर नहीं होना चाहिए। स्कूल को लर्निंग प्रोग्रेस हो गया या स्किल हो गया या बिहेवियर हो गया या अंडरस्टैंडिंग हो गया, सब कुछ देखना चाहिए। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से ही ग्रो करता है, मार्क्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। तो नेक्स्ट फिलोसफी आती है हमारी पोलो फ्रायर्स एजुकेशनल फिलोसफी। आइए देखते हैं इसमें भी क्या है। हाँ, तो पोलो फ्रायर्स के कुछ मेन आइडियाज। ही इज नोन फॉर क्रिटिकल पेडागोजी। पोलो फ्रायर को क्रिटिकल पेडागोजी के लिए जाना जाता है। क्रिटिकल पेडागोजी का सिंपल मतलब होता है एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को सोचने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए और इनजस्टिस को समझने की पावर दे। यानी फ्रायर के अकॉर्डिंग एजुकेशन का पर्पस सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि स्टूडेंट को अवेयर और एम्पावर बनाना भी है। He criticized the banking model of education where the teacher deposit knowledge into passive student. पोलो फ्रायर ने बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को गलत कहा। इस मॉडल में टीचर्स बस नॉलेज डिपॉजिट करता है जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, और स्टूडेंट बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे पैसिव मतलब होता है सिर्फ सुनने वाला, कोई थिंकिंग या क्वेश्चनिंग नहीं करता है, ना कोई क्वेश्चन पुट करता है, ना कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाता है, बस सुन रहा है उस चीज को। फ्रायर कहते हैं कि ऐसा सिस्टम में बच्चे सिर्फ रिसीव करते हैं, समझते नहीं है। ये मॉडल क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को और रियल लर्निंग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। ही स्ट्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड बी डायलॉग बेस्ड वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। प्रायर के हिसाब से एजुकेशन एक डायलॉग होना चाहिए, मतलब बातचीत और डिस्कशन के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए। एक सिर्फ एक एक्टिव हो और दूसरा पैसिव हो, वो ना हो, दोनों ही एक्टिव हो, मतलब दोनों ही डिस्कस करने वाले हो। इस प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से सीखते भी हैं। सिर्फ टीचर ही नॉलेज का सोर्स नहीं होता। यानी क्लासरूम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ क्वेश्चन, डिस्कशन, आइडियाज शेयर करना अलाउड हो। सिर्फ एक मतलब सिंगल साइड से ही क्वेश्चनिंग ना हो, दोनों तरफ से क्वेश्चनिंग हो। ही स्ट्रेस्ड कंसाइंटाइजेशन, मीनिंग स्टूडेंट शुड बिकम अवेयर ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड लर्न टू क्वेश्चन इनजस्टिस। ही स्ट्रेस कंसाइटाइजेशन मतलब उन्होंने ये जोर दिया कि स्टूडेंट को सामाजिक इनइक्वालिटीज का अवेयरनेस होना चाहिए। यानी बच्चे समझ पाए कि सोसाइटी में कहाँ कहाँ अनफेयर चीजें हो रही हैं, कहाँ गलत हो रहा है, और उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग आए कि वो इनजस्टिस के ऊपर क्वेश्चन पुट अप कर सके, ये गलत क्यों हो रहा है ये पूछ सके सोसाइटी से। एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर लर्नर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन मतलब कि पढ़ाई का मेन एम ये होना चाहिए कि स्टूडेंट सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सके। यानी एजुकेशन उनमें ऐसे वैल्यूज, थिंकिंग्स और कॉन्फिडेंस को अंदर डेवलप कर पाए, उन्हें समाज को बेहतर बनाने में इतना सक्षम बना सके ताकि वो खुद से स्टैंड ले और अनफेयर को अनफेयर ही बताए। इम्प्लीकेशंस फॉर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। अब पोलो फ्रायर ने जो हमें आइडियाज दिए हैं उनको हम कैसे इम्प्लीकेट करें, कैसे उनको अप्लाई करें आजकल की एजुकेशन के ऊपर। क्लासरूम शुड इंक्लूड डिस्कशन, डायलॉग, ग्रुप वर्क एंड प्रॉब्लम। मतलब क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहां सिर्फ टीचर जो है वो अकेले ना बोले बल्कि स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। यानी डिस्कशन हो, टीचर स्टूडेंट के बीच में डायलॉग हो, बच्चे ग्रुप में काम करें और रियल प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करें। इससे लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। Students should be encouraged to question, reflect and analyze real social issues। मतलब क्या है इसका, बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ चीजें एक्सेप्ट ना करें बल्कि उनके पीछे क्यों पूछे, हर चीज का वो क्वेश्चनिंग करे, हर चीज को रिफ्लेक्ट करें। उन्हें टाइम मिलना चाहिए सोचने के लिए ताकि वो उस चीज को लेकर रिफ्लेक्ट करें, रिप्लाई कर पाए या फिर उस चीज के पीछे छुपी हुई चीजों को देख सके। वो सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि इनइक्वालिटी हो गई, पॉवर्टी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सब चीजों के ऊपर बात करें, ग्रुप डिस्कशन करें, डिबेट करें। टीचर शुड एक्ट एज को लर्नर रादर देन ऑथोरिटेटिव फिगर। इसका क्या मतलब होता है, टीचर को सिर्फ बॉस या अथॉरिटी की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें स्टूडेंट के साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करना चाहिए, को लर्नर की तरह उनको सुनना चाहिए। यानी टीचर भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे,
नए आइडियाज को एक्सप्लोर करे, खुद को अपडेट करे और लर्निंग को एक पार्टनरशिप की तरह देखे। इससे क्लासरूम फ्रेंडली और डेमोक्रेटिक बन जाता है। नेक्स्ट है curriculum should include topic of inequality, human right, democracy and social justice। इसका क्या मतलब है? मतलब जो हम सिलेबस बनाते हैं उसमें ऐसे टॉपिक जरूर होने चाहिए जो स्टूडेंट को इक्वालिटी के मीनिंग समझाए, उनके राइट्स क्या हैं वो बताए, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्लियर करे और सोशल जस्टिस जैसे कि सोसाइटी में फेयरनेस क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप करें। इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव सिटीजन्स बनते हैं। तो आज की लास्ट फिलॉसफी है इवान इलिच एजुकेशनल फिलॉसफी। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके कुछ मेन आइडियाज है। फर्स्ट है इवान इलिच क्रिटिसाइज द मॉडर्न स्कूल सिस्टम एंड कॉल्ड इट डी स्कूलिंग सोसाइटी। इसका क्या मतलब है? मतलब उन्होंने जो आज का फॉर्मल स्कूल सिस्टम है ना, मॉडर्न स्कूल सिस्टम, उसका काफी क्रिटिसिज्म की। उनका कहना था कि ये स्कूल क्रिएटिविटी को रोक देता है और स्टूडेंट को सिर्फ फिक्स्ड रूल्स फॉलो करने वाला बना देता है। इसीलिए उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी का आइडिया दिया। यानी उनकी सोच थी कि सोसाइटी को स्कूल के रिजिड स्ट्रक्चर से थोड़ा फ्री होना चाहिए। लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और जैसे कम्युनिटी हो गई और ओपन लर्निंग स्पेसेस में भी होनी चाहिए। उनका ये आइडिया था। ही बिलीव्ड schools often create dependence, inequality and rigid structures। मतलब उनका मानना था कि स्कूल अक्सर स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट बना देते हैं। यानी बच्चे हर चीज टीचर पे ही डिपेंड हो जाएंगे, उन्हीं से पूछकर करेंगे, उन्हीं के कहने पे करेंगे। दूसरी बात, स्कूल्स में इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो जाती है, जैसे रिच पुअर का गैप, मार्क्स बेस्ड कंपैरिजन या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट कि ये चमचा है तो मैम इसकी ही सुनेगी, या फिर हम तो बैक बेंचर्स हैं मैम हमें कभी समझेगी ही नहीं। तो ये जो कंपैरिजन है वो क्रिएट हो जाता है। और स्कूल का स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड होता है। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चों की फ्रीडम हो गई, क्रिएटिविटी हो गई और नेचुरल लर्निंग प्रेशर मतलब इतना बढ़ जाता है, बिल्कुल खत्म ही हो जाती है फ्रीडम वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने बताया। नेक्स्ट है ही सपोर्टेड लर्निंग नेटवर्क। अच्छा एक पॉइंट रह गया ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम रियल एजुकेशन हैपन इन द कम्युनिटी, वर्क प्लेस, नेचर एंड सोसाइटी, नॉट ओनली इन स्कूल। मतलब कि इलिज के हिसाब से असली लर्निंग सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग में नहीं होती। बच्चा अपने आसपास के लोगों से, कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से, सोसाइटी से, काम करते वक्त नेचर को ऑब्जर्व करके और सोसाइटी में रहकर बहुत ज्यादा सीखता है। सिर्फ स्कूल के अंदर बैठ के नहीं बल्कि आसपास की चीजों से भी सीखता है। ही सपोर्टेड लर्निंग नेटवर्क वेयर पीपल कैन शेयर नॉलेज फ्रीली। मतलब कि इलिच ये चाहते थे कि लोग एक ऐसा सिस्टम सीखें जहां नॉलेज को फ्रीली शेयर किया जा सके। यानी कोई फॉर्मल स्कूल की रिस्ट्रिक्शन ना हो, बस लोग आपस में कनेक्ट हो, आइडियाज एक्सचेंज करें, स्किल्स शेयर करें और एक दूसरे से ओपनली सीख सके बस किसी भी तरीके से। इससे क्या होगा, लर्निंग नेचुरल बनेगी, ओपन और सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। He promoted self-directed learning and community-based education। मतलब इलिच ये कहते थे कि स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग का कंट्रोल खुद रखना चाहिए। यानी वो खुद डिसाइड करें कि क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, किस स्पीड से सीखना है। दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और उनके अकॉर्डिंग कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां लोग अपने कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से, सोसाइटी के एक्सपीरियंस से, ट्रेडिशन हो गया, रियल लाइफ सिचुएशन हो गई, इस तरीके की लर्निंग ज्यादा प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल होती है एज कंपेयर टू द स्कूल बेस्ड लर्निंग जो स्कूल में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। अब इनके आइडियाज को हम अपनी एजुकेशन पे कैसे अप्लाई करें देख लेते हैं। एजुकेशन शुड गो बियॉन्ड क्लासरूम एंड इंक्लूड कम्युनिटी लर्निंग, फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल वर्क। मतलब पढ़ाई सिर्फ क्लास के फोर वॉल्स में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, इसमें कम्युनिटी लर्निंग आनी चाहिए। यानी स्टूडेंट अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों से सीखें,
फील्ड एक्सपीरियंस मतलब होता है जैसे रियल प्लेसेस पर जाकर ऑब्जर्व करना, समझना, प्रैक्टिकल चीजें देखना। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था कि हमारे जो टीचर्स थे हमें फैक्ट्रीज वगैरह में लेके जाया करते थे कि जैसे ग्लास की फैक्ट्री हो गई, वहां पे ले गए, वहां पे दिखाया कि कैसे ये बनता है, कैसे चीजें होती हैं। तो ये होते फील्ड एक्सपीरियंस की जाकर दिखाना। और प्रैक्टिकल वर्क होते हैं जैसे बच्चे थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करके सीखें। जैसे हमारे स्कूल्स में लैब्स होती है, केमिस्ट्री लैब, फिजिकल लैब। तो ये सारी क्या होती हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इनके थ्रू सीखें। यानी एजुकेशन रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होनी चाहिए, नॉट जस्ट क्लासरूम से। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड पीयर लर्निंग मैचेस इलिज आइडिया ऑफ लर्निंग नेटवर्क्स। इसका क्या मतलब है? ये सब इलिच के लर्निंग नेटवर्क वाले आइडिया से परफेक्टली मैच होते हैं। कौन सब? जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन रिसोर्स एंड पीयर लर्निंग। ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत अच्छे से मैच होती है। किससे मैच होती है? इलिच के लर्निंग नेटवर्क से। मतलब आज टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कहीं से भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू कोर्सेज एप्स आ गई हैं, ऑनलाइन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं। और पीयर लर्निंग में स्टूडेंट एक दूसरे को गाइड करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। यानी लर्निंग नेटवर्क जहां लोग फ्रीली कनेक्ट होकर लर्न कर सके। एग्जैक्टली यही इलिच का विजन था। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अलाउ स्टूडेंट टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड पेस। इसका क्या मतलब है? करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल मतलब सिलेबस इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि सबको एक ही तरीके से एक ही स्पीड पर पढ़ाना पड़े। इट शुड अलाउ स्टूडेंट टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड पेस। यानी बच्चे अपनी पसंद के टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकें और अपनी स्पीड में सीख सकें। हर स्टूडेंट को इंटरेस्ट, हर जो जो कोई भी स्टूडेंट होता है उसका इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। इसलिए करिकुलम उनको फ्रीडम देना चाहिए। School should reduce rigid rule and promote freedom, creativity and individuality. इसका क्या मतलब है? स्कूल शुड रिड्यूस रिजिड रूल्स मतलब स्कूल में जो अननेसेसरी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना, उन्हें थोड़ा कम करना चाहिए। साथ साथ में बच्चों को इतनी फ्रीडम मिले कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, क्रिएटिव सोच पाए और अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब अपना यूनिक पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। जब रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तब स्टूडेंट ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और नेचुरली लर्न कर पाता है। ओवरऑल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने चारों फिलोसफी को बहुत अच्छे से डीपली समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब एक बार बस रीड आउट कर लेते हैं कि ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या हैं कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के ऊपर। चारों फिलोसफी को कंबाइन करके हमने यहाँ पर देखा है, अप्लाई करना है। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी अगर हम आजकल की मॉडर्न एजुकेशन में इंक्लूड कर देना तो भी काम हो जाएगा। मॉडर्न एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल। फर्स्ट थ्योरी थी, आपको याद हो तो, औरबिंदो की थ्योरी, उसमें होलिस्टिक लिखा हुआ था, मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ देखनी चाहिए बच्चे की, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए एजुकेशन को। टीचिंग शुड प्रमोट क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल अवेयरनेस। जो टीचिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जो क्रिएटिव हो, ना कि किताबी कीड़ा बना के छोड़ दे बच्चे को। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि थोड़ा बहुत बच्चे का दिमाग चले, एंड सोशल अवेयरनेस के ऊपर हो। क्लासरूम एनवायरनमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर, प्रेशर एंड अननेसेसरी कंपटीशन। कोई कंपैरिजन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई डर ना हो, बहुत कंफर्टेबल सा माहौल हो क्लासरूम का, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। एजुकेशन शुड फोकस ऑन वैल्यूज, एम्पैथी, पीस, इमोशनल बैलेंस एंड नॉट जस्ट एकेडमिक अचीवमेंट। बच्चे का इमोशनल बैलेंस भी देखना चाहिए, बच्चे की सोच समझ भी देखनी चाहिए, बच्चा कैसा फील कर रहा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी नोटिस करनी चाहिए। सिर्फ उसकी एकेडमिक अचीवमेंट पे ही फोकस नहीं करना चाहिए कि मतलब कि अब पेरेंट्स और टीचर्स लगे पड़े हैं कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। सिर्फ मार्क्स नहीं होती हर चीज, उनके अंदर की इमोशंस को भी समझना चाहिए। स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू डायलॉग, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कम्युनिटी इंटरेक्शन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बच्चा कहाँ से सीखेगा? रियल लाइफ डायलॉग मतलब आपस में खुद से क्वेश्चन पुट करके, खुद से बोलकर, खुद से बताकर, खुद से समझकर, तब जाके बच्चा सीखता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखता है। कम्युनिटी इंटरेक्शन, अपनी सोसाइटी से बात करके सीखता है, उनसे इंटरेक्ट होकर सीखता है। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जब तक वो खुद बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। टीचर शुड बी गाइड, मेंटोर एंड फैसिलिटेटर्स, नॉट स्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिगर्स। एक
मूर्ति नहीं बननी हो चाहिए टीचर्स को कि ये आएंगे, टीचर आएंगे स्ट्रिक्ट बनकर आएंगे, ये तो सिर्फ पढ़ाकर चले जाएंगे, इनसे बहुत हम लिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, एक अथॉरिटी फिगर बन जाएगा वो। ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर को। टीचर को एक गाइड होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, मतलब कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक होकर टीचर के पास चले जाए। क्योंकि उनको पता है अंदर ही अंदर कि ये जो टीचर है ये मुझे गाइड करेगा, ये मेरा गलत नहीं सोचेगा, ये गुस्सा नहीं होगा मुझसे, ये मुझे हर रास्ते पे समझेगा, हर वे में समझेगा और मुझे समझाएगा भी। तो एक कंफर्ट जोन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। स्कूल शुड एनकरेज लर्नर टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड आल्सो वर्क फॉर सोशल चेंज। जो स्कूल्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, जो जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एनकरेज करे, मतलब कि वो खुद को समझने के लिए एनकरेज करे, ताकि वो सोशल सोसाइटी में कोई चेंज ला सके, सोशल चेंज में काम कर सके, ना कि अपनी किताबों में घुसकर रह जाए। Thank you everyone for watching this video. Please do like and subscribe for more videos. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और आपको चीजें समझ भी आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज वो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।